नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज में हूं आपके साथ भावना नैयर। देश और दुनिया की बड़ी और अहम खबरों को लेकर हम हाजिर हैं। शुरुआत कर लेते हैं इस बुलेटिन की इस वक्त की अहम सुर्खियों के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमनाथ मंदिर की 75वीं वर्षगांठ के पुनर्निर्माण पर लिखा आलेख। कहा, विभाजनों से भरी दुनिया में एकता पहले से अधिक प्रासंगिक। 11 मई को पीएम जाएंगे सोमनाथ। पश्चिम बंगाल में भाजपा विधायक दल की बैठक आज। गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में विधायक दल के नेता का आज होगा चयन। कल होगा शपथ ग्रहण समारोह। तमिलनाडु में टीवीके के नवनिर्वाचित विधायकों की एक बार फिर बैठक। आज वाम दल और वीसी के समर्थन देने पर लेंगे फैसला। एआईएडीएमके का टीवीके पर बहुमत ना जुटा पाने पर हमला। केरल में मुख्यमंत्री पद को लेकर कांग्रेस नेताओं के बीच पोस्टर वॉर शुरू। केसी वेणुगोपाल और वीडी सतीशन के समर्थकों ने लगाए पोस्टर। रविवार तक सीएम का नाम होगा तय। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का यूरोपीय संघ को अल्टीमेटम। 4 जुलाई तक ट्रेड डील मंजूर नहीं हुई तो बढ़ाएंगे टैरिफ। पश्चिम एशिया में 30 दिन की शांति के बाद बढ़ा तनाव। ईरान का यूएई पर मिसाइल और ड्रोन से हमला। ट्रंप ने कहा, सीज फायर अब भी जारी। और अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 मई को सोमनाथ मंदिर के दौरे पर जाएंगे। ये दौरा पुनर्निर्मित सोमनाथ मंदिर के लोकार्पण की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में होगा। इस अवसर पर अपने ब्लॉग में प्रधानमंत्री ने लिखा है कि सोमनाथ केवल एक मंदिर नहीं बल्कि हमारी सभ्यता का अटूट संकल्प है। उन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल के उस ऐतिहासिक संकल्प को याद किया जब उन्होंने 1947 में सोमनाथ के पुनर्निर्माण का आह्वान किया था। पीएम मोदी ने लिखा है कि 11 मई 1951 को भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने मंदिर का लोकार्पण किया था। उन्होंने विकास भी विरासत भी के मंत्र का उल्लेख करते हुए कहा कि सोमनाथ से काशी और केदारनाथ से अयोध्या तक आध्यात्मिक केंद्रों को आधुनिक सुविधाओं से जोड़ा गया है। प्रधानमंत्री ने यह भी घोषणा की है कि बलिदानियों की स्मृति में अगले 1000 दिनों तक विशेष पूजा आयोजित की जाएगी। उन्होंने सभी देशवासियों से इस पावन अवसर पर सोमनाथ धाम की यात्रा का आह्वान किया है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 मई को सोमनाथ जाएंगे और अपने लेख में उन्होंने कई बड़ी बातों का जिक्र किया है। उन्होंने कहा कि ये सभ्यता का अटूट संकल्प है और साथ ही कहा कि किस तरीके से सोमनाथ की ये जो ऐतिहासिक यात्रा है उसमें पुनर्निर्मित सोमनाथ मंदिर के लोकार्पण की ये 75वीं वर्षगांठ है। और पीएम ने ब्लॉग में लिखकर साझा किए हैं अपने विचार, जहां प्रधानमंत्री ने अपने विचार को साझा करते हुए लिखा कि सोमनाथ केवल मंदिर नहीं, सभ्यता का अटूट संकल्प है। उन्होंने 11 मई 1951 को याद किया जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इसका लोकार्पण किया था, इस मंदिर का लोकार्पण किया था जो सभ्यता का अटूट संकल्प है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने याद किया सरदार वल्लभ भाई पटेल के ऐतिहासिक संकल्प को भी। साथ ही साथ ऐतिहासिक संकल्प को याद करते करते केएम मुंशी ने जो आगे बढ़ाया था पटेल का विजन, उसको भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने ब्लॉग में लिखा है। विकास भी विरासत भी मंत्र पर सरकार का जोर हमेशा से रहा है और हमेशा सरकार इस मंत्र को लेकर प्रतिबद्ध रही है। इसके साथ प्रधानमंत्री ने लिखा कि सोमनाथ से काशी, केदारनाथ से अयोध्या तक तीर्थ विकास बलिदानियों की स्मृति में 1000 दिनों तक अब ये विशेष पूजा होने वाली है। तो तीर्थ विकास के बारे में प्रधानमंत्री ने लिखा कि किस तरीके से जोड़ा जा रहा है एक साथ भारत को, और अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती का भी जिक्र प्रधानमंत्री ने अपने ब्लॉग में लिखा है। सोमनाथ धाम का समकालीन आध्यात्मिक पुनर्जागरण ये भी प्रधानमंत्री ने जिक्र किया है और साथ ही
विकास भी विरासत भी का जीवंत उदाहरण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस ब्लॉग में साफ तौर पर ये भाव नजर आते हैं। आधुनिक सुविधाओं से तीर्थ अनुभव सशक्त हो रहा है और कैसे बेहतर कनेक्टिविटी से जो तीर्थ यात्रा है वो सुगम हो रही है, सुरक्षित हो रही है और जो यात्री यहाँ सोमनाथ मंदिर में पूजा अर्चना करने आ रहे हैं या देश के किसी भी कोने में जा रहे हैं वो इस अनुभव का एहसास कर पा रहे हैं। साथ ही साथ इसके साथ अध्यात्म के साथ अर्थव्यवस्था और रोजगार को भी बड़ा बल मिला है और एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना और प्रबुल्ल हुई है। डिजिटल युग में धार्मिक पर्यटन का विस्तार तेजी से आगे बढ़ रहा है। तीर्थ क्षेत्र में बुनियादी ढांचे का उन्नयन हो रहा है और साथ ही सांस्कृतिक पहचान के साथ आधुनिक विकास को भी एक नई दिशा और नई तस्वीर मिल रही है। श्रद्धालुओं की बढ़ती भागीदारी और उत्साह साफ तौर पर यह झलकाता है कि श्रद्धालुओं में यहाँ आने का एक उत्साह है, एक उत्सुकता है। धार्मिक स्थलों पर सुरक्षा और व्यवस्था और सुदृढ़ की गई है। वैश्विक मंच पर भारतीय विरासत को सम्मान मिल रहा है, बल मिल रहा है और आध्यात्मिक पर्यटन से क्षेत्रीय विकास को भी गति मिल रही है। यानी कि परंपरा और प्रगति का यहाँ संतुलित समन्वय देखने को मिल रहा है। अद्वितीय श्रद्धा यहाँ दिख रही है, जहाँ एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना दिख रही है और वो और सशक्त होती हुई नजर आ रही है। साथ ही आपको बता दें कि धार्मिक परियोजनाओं को यहाँ गति मिल रही है और युवा पीढ़ी भी इस विरासत के साथ जुड़ रहा है, जहाँ हम देख रहे हैं कि बड़े तौर पर अब युवा जागरूक हो रहा है, आध्यात्म से जुड़ रहा है और तीर्थ स्थलों का स्मार्ट विकास मॉडल एक नई पहचान बनकर उभरा है। आस्था आधारित पर्यटन का विस्तार हो रहा है और प्रधानमंत्री का देशवासियों से आह्वान है कि आप सोमनाथ यात्रा पर जरूर आए। अद्वितीय श्रद्धा को कभी नष्ट नहीं किया जा सकता, प्रधानमंत्री ने अपने ये ब्लॉग में लिखा है और एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना हो रही है और भी सशक्त। आइए अब खबर पश्चिम बंगाल से जुड़ी हुई है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में भाजपा को मिली प्रचंड जीत के बाद अब सबकी नजर राज्य के अगले मुख्यमंत्री पर टिकी हुई है कि पार्टी किसको यह महत्वपूर्ण जिम्मेदारी देने वाली है। आज इस पर से पर्दा हट जाएगा। विधायक दल के नेता के चुनाव के लिए गृह मंत्री अमित शाह अब से थोड़ी देर में कोलकाता पहुंच रहे हैं। कोलकाता हवाई अड्डे पर अमित शाह के स्वागत की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। गृह मंत्री कोलकाता हवाई अड्डे से दक्षिणेश्वर जाएंगे। इसके बाद न्यू टाउन के एक होटल में वे बैठक करेंगे। भाजपा ने गृह मंत्री अमित शाह को केंद्रीय पर्यवेक्षक और ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी को सह पर्यवेक्षक नियुक्त किया है। अमित शाह की उपस्थिति में आज कोलकाता में भाजपा के नवनिर्वाचित विधायक दल की बैठक होनी है, जिसमें नया नेता यानी मुख्यमंत्री के नाम पर अंतिम मोहर लग जाएगी। भाजपा सूत्रों के अनुसार यह बैठक कोलकाता के न्यू टाउन स्थित विश्व बांग्ला कन्वेंशन सेंटर में शाम 4 बजे होनी है, जिसमें मुख्यमंत्री का चुनाव किया जाएगा। मुख्यमंत्री पद की रेस में 2021 में नंदीग्राम के बाद इस बार के चुनाव में मुख्यमंत्री ममता को उनके घर भवानीपुर में हराने वाले नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी का नाम सबसे आगे है। कल कविगुरु रविंद्रनाथ टैगोर की जयंती के दिन नई सरकार के मुख्यमंत्री और मंत्रियों का शपथ ग्रहण समारोह कोलकाता के ऐतिहासिक ब्रिगेड परेड मैदान में सुबह 11 बजे से आयोजित किया जाएगा। शपथ समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह सहित भाजपा शासित के करीब 20 राज्यों के मुख्यमंत्री, कई केंद्रीय मंत्री और पार्टी के अन्य दिग्गज नेता मौजूद रहेंगे। संसदीय दल का बैठक होगा कलकत्ता में, हम लोग भी जाएंगे और हर जो एमएलए है, नया एमएलए और जिसका ऊपर हर जनता को बहुत भरोसा है, वो सब लोग जाकर वो माननीय अमित शाह जी होम मिनिस्टर का जो बैठक, वो हम पब्लिक को जब वॉइस एमएलए का साथ में बैठक में रहेगा और परिषद दल का फर्स्ट बैठक और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखोपाध्याय का जो बंगाल है, उनको धरती का जो सपना है, संकल्प है, उनको पूरा करने के लिए हमारा जो प्रयास वो जारी रहेंगे। इससे पहले कल राज्यपाल RN रवि ने संविधान प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए पश्चिम बंगाल विधानसभा को भंग कर दिया है। यह आदेश कल से प्रभावी हो गया है। कोलकाता गजेट द्वारा प्रकाशित असाधारण अधिसूचना के अनुसार राज्यपाल ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 174 के
2 और उपखंड बी के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह निर्णय लिया है। यह अधिसूचना संसदीय कार्य विभाग पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा जारी की गई है। विधानसभा भंग होने का यह औपचारिक आदेश नई सरकार के गठन की प्रक्रिया का एक अनिवार्य हिस्सा है। हाल ही में संपन्न हुए विधानसभा चुनावों के बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इस्तीफा देने से मना कर दिया था। अब राज्यपाल के इस आदेश के बाद अब पुरानी विधानसभा के भंग होने के साथ ही नई निर्वाचित सरकार के शपथ ग्रहण का रास्ता पूरी तरह साफ हो गया है। ये तो नियम है, नियम के तरीके में माननीय मुख्यमंत्री वो जाना नहीं चाहती थी, लेकिन जो संवैधानिक तरीका है वही तरीका से माननीय राज्यपाल उनको कमेटी जो है इसको डिसमिस कर दिया है, तोड़ दिया है। जो सिस्टम है सिस्टम से चलेगा। ये कोई बचपने की बात नहीं है, ये बच्चे जैसे हरकतें नहीं चलते हैं। इतना बड़ा मैंडेट लेके भाजपा आए हैं, उनको अगर कहना था तो जब तक काउंटिंग हो रहा था उसी समय कह सकती थी, लेकिन ये बच्चे जैसे बचपनिया राजनीति में इतना बड़ा देश में इतना बड़ा राज्य में नहीं चलते हैं। और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस समय कोलकाता पहुंच चुके हैं। ये ताज़ा तस्वीरें आप देख रहे हैं कोलकाता की, जहां केंद्रीय पर्यवेक्षक के तौर पर और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कोलकाता पहुंच चुके हैं। आज विधायक दल की बैठक है, शाम 4 बजे बैठक होनी है और आज का दिन कोलकाता पश्चिम बंगाल के राजनीति के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि भाजपा की पहली बार यहाँ सरकार बनने जा रही है और सभी की निगाहें इस बात पर टिकी हुई हैं कि पश्चिम बंगाल में भाजपा का वो कौन मुख्यमंत्री का वो चेहरा होगा जिस पर आज पर्दा हट जाएगा, जिसके लिए आप तस्वीरों में देख ही रहे थे कि केंद्रीय गृह मंत्री कोलकाता पहुंच चुके हैं। आइए अब आगे बढ़ते हैं। खड़गपुर से भाजपा के विजयी उम्मीदवार दिलीप घोष ने पश्चिम बंगाल के राज्यपाल RN रवि द्वारा पश्चिम बंगाल मंत्रिमंडल को बर्खास्त करने पर कहा कि समय पूरा हो गया था, उन्हें समझ नहीं आ रहा था। समय पूरा हो गया ना, उनको समझ नहीं आ रहा है। स्टॉपेज पार हो गया फिर भी सीट नहीं छोड़ रही थी, तो क्या करना, कंडक्टर को हाथ लगाना पड़ेगा। कुछ लोग अपना तेवर दिखा रहे हैं, ममता बनर्जी उनकी भतीजा लोग उकसा रहे हैं कि इस प्रकार हिंसा हो, लेकिन ये सब हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। पश्चिम बंगाल में भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी के निजी सहायक चंद्रनाथ रथ की हत्या के मामले में राज्य पुलिस ने 3 संदिग्धों को गिरफ्तार किया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने 7 सदस्यीय विशेष जांच दल यानी कि SIT का गठन किया है, जो हत्या के पीछे की साजिश और हमलावरों की धरपकड़ के लिए निरंतर छापेमारी कर रही है। जांच के दौरान एक चौंकाने वाला तथ्य सामने आया है कि हमलावरों ने वारदात को अंजाम देने के लिए एक फर्जी कार नंबर प्लेट का इस्तेमाल किया था। इसी सिलसिले में पुलिस ने सिलीगुड़ी के शिव मंदिर निवासी विलियम जोसेफ को हिरासत में लिया है और कड़ी पूछताछ की है, क्योंकि उन्हीं की कार के नंबर का दुरुपयोग किया गया था। हालांकि 3 घंटे की सघन पूछताछ और जांच में सहयोग के आश्वासन के बाद उन्हें रिहा भी कर दिया गया। पुलिस महानिदेशक सिद्धनाथ गुप्ता ने आधिकारिक तौर पर पुष्टि की है कि यह एक सोची समझी साजिश थी, जिसमें फर्जी नंबर प्लेट का सहारा लिया गया। पुलिस मामले के हर पहलू की बारीकी से जांच कर रही है ताकि दोषियों को जल्द से जल्द कानून के शिकंजे में लाया जा सके। भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी के निजी सहायक चंद्रनाथ रथ के पार्थिव शरीर पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। इस दौरान वे बेहद भावुक भी नजर आए। उनके चेहरे पर अपने करीबी सहयोगी को खोने का गहरा दुख साफ तौर पर झलक रहा था। तो चंद्रनाथ रथ को श्रद्धांजलि देते हुए शुभेंदु अधिकारी का दर्द झलक पड़ा। उनके परिवार वाले भी उन्हें भावपूर्ण श्रद्धांजलि दे रहे थे और शुभेंदु अधिकारी के निजी सहायक चंद्रनाथ रथ की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। और एक बार फिर कोलकाता चलेंगे आपको, जहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंच चुके हैं। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी सरकार को राज्यपाल RN रवि ने भंग कर दिया है। अब बंगाल में नई सरकार के गठन का रास्ता साफ हो गया है और बंगाल में बीजेपी बहुमत के आंकड़े से काफ़ी आगे है।
अब बंगाल का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा और बंगाल में कैबिनेट मंत्रिमंडल में कौन कौन होगा, इस पर सभी की निगाहें टिकी हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को बंगाल की जिम्मेदारी दी गई है, जिसके लिए वो कोलकाता पहुंच चुके हैं। आज मुख्यमंत्री के चयन को लेकर अहम बैठक होने जा रही है। ये बैठक कोलकाता में ही होनी है। शाम 4 बजे निर्धारित किया गया है समय और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में ये बैठक होगी। और अब आगे बढ़ेंगे। शुभेंदु अधिकारी के निजी सहायक चंद्रनाथ रथ की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। इस दुखद घटना पर उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने गहरा दुख व्यक्त करते हुए कहा कि तृणमूल कांग्रेस के शासन में बंगाल की कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है। उन्होंने विश्वास जताया कि अब राज्य में नई सरकार के गठन की प्रक्रिया चल रही है और भाजपा सरकार के आने के बाद कानून का शासन पुनः स्थापित होगा। बहुत ही दुखद है। पश्चिम बंगाल की लॉ एंड ऑर्डर तृणमूल कांग्रेस ने पूरी तरह से ध्वस्त करके रखे थे। अब वहां नई सरकार का गठन की प्रक्रिया चल रही है। एक बार फिर से आप ये तस्वीरें देख रहे हैं कोलकाता की, जहां केंद्रीय गृह मंत्री कोलकाता पहुंच चुके हैं। उनका काफिला आगे बढ़ते हुए, और आज का दिन पश्चिम बंगाल की राजनीति के लिए बेहद ही अहम है, क्योंकि पश्चिम बंगाल में अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, कौन वो चेहरा होगा, उस पर पर्दा हट जाएगा। जिसके लिए जो जिम्मेदारी दी गई है वो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में आज एक बैठक होने जा रही है, जिसके लिए केंद्रीय गृह मंत्री पर्यवेक्षक के तौर पर कोलकाता पहुंच चुके हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां भाजपा विधायक दल की अहम बैठक आज होने जा रही है। आपको बता दें कि माना यह जा रहा है कि बीजेपी में बंगाल के नए मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण कल हो सकता है, और कल रविंद्रनाथ टैगोर जी की जयंती भी है और इसके लिए तैयारियां भी पूरे तौर पर पूरी कर ली गई हैं। 9 तारीख बेहद ही खास है पश्चिम बंगाल के लिए, क्योंकि बंगाली कैलेंडर के अनुसार रविंद्रनाथ टैगोर की जयंती इस दिन होती है। कई वीवीआईपी, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कई केंद्रीय मंत्री, 20 राज्यों के मुख्यमंत्री जो कि बीजेपी शासित प्रदेश हैं, उनके मुख्यमंत्री और कई बड़े गणमान्य व्यक्ति इस शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हो सकते हैं। इस समय कोलकाता से हमारे संवाददाता सौरभ दत्ता जुड़ गए हैं ज़्यादा जानकारी के साथ। सौरभ, आज का दिन पश्चिम बंगाल में बहुत सारी गतिविधियां रहने वाली है, जिसमें सभी की निगाहें टिकी हुई हैं भाजपा विधायक दल की बैठक को लेकर, और तस्वीरों के जरिए हम देख रहे हैं कि केंद्रीय गृह मंत्री कोलकाता पहुंच चुके हैं। मामला और वो गतिविधि शुरू भी हो गई है। गृह मंत्री अमित शाह वो पहुंच गए हैं और इस बार वो गृह मंत्री से भी बहुत ज्यादा उनका जो है वो ऑब्जर्वर की तहत पश्चिम बंगाल पहुंचे हैं, क्योंकि आज ही विधायक दल की बैठक होगा। और आज के बाद जो 4 मई से जो सस्पेंस बना हुआ है, जो बंगाल में पहली बार भाजपा की सरकार बनने जा रही है और उस भाजपा सरकार की मुख्यमंत्री कौन बनेगा, उस पर पर्दा आज उठेगा। और साथ ही साथ ये श्यामा प्रसाद मुखोपाध्याय की भूमि है, तो इस भूमि पर भाजपा की जो सरकार पहली बनेगी, उसमें बंगाल की पूरी जनता को क्या मैसेज दिया जाएगा। जो साफ तरीके से ये मैसेज आ रहा है, सरकार बनने जा रही है वो विकास की सरकार बनने जा रही है, वो बंगाल की जंगल राज को खत्म करने वाली सरकार जा रही है, तो अभी सरकार बनने जा रही है। तो अभी अमित शाह जी यहाँ से कोलकाता विमानबंदर से दक्षिणेश्वर रवाना हुए हैं, वहाँ पर पूजा देंगे। पूजा देने के बाद न्यू टाउन के एक होटल में एक बैठक है, वो भी ऑर्गेनाइजेशनल बैठक है, और उस बैठक के बाद विश्व बांग्ला कन्वेंशन सेंटर में जो 207 विधायक है उनको बुलाया गया है, और उनकी उपस्थिति में जो परिषदीय दल के जो नेता है, मुख्यमंत्री जो है वो कौन होगा वो पता चलेगा। भावना जी सौरभ, ये तो है कि मुख्यमंत्री कौन होगा ये बहुत जल्द पता चल जाएगा, लेकिन सभी के मन में बड़े सारे सवाल ये हैं कि कौन इस रेस में सबसे आगे। हालांकि लग तो यही रहा है कि भवानीपुर में ममता बनर्जी के गढ़ में अगर किसी ने सेंध लगाई वो थे शुभेंदु अधिकारी, किसी ने ग्राउंड जीरो पर इतने समय तक काम किया वो थे शुभेंदु अधिकारी, जिसने पश्चिम बंगाल की पूरी रणनीति तय करी इस चुनाव की वो थे शुभेंदु अधिकारी। ऐसे में क्या माना जाए कि सीएम रेस में वही सबसे आगे हैं? भावना, देखिए ये सारी बातें सही है,
सबकी जो मुख्यमंत्री कौन बनेगा इसके ऊपर जो लॉजिक या पॉइंट्स बिठा रहे हैं, तो इसमें यही सारे पॉइंट बिठा रहे हैं। लेकिन साथ ही साथ सबके दिमाग में, जहन में एक बात भी ये है कि ये भारतीय जनता पार्टी है। यहाँ पर पहले से कुछ भी अनुमान लगाना काफी मुश्किल है। तो इसीलिए सब देखने पे है आखिरकार वो किसको बंगाल की सरकार की जिम्मेदारी दी जाती है, बागडोर संभाला दिए जाते हैं। बिल्कुल, हालांकि पहले चरण का जब मतदान हुआ था तो मुझे याद है कि ने आके प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और कहा था कि 152 में से 110 सीटें हमें मिल रही है और अगर पश्चिम बंगाल में बीजेपी का मुख्यमंत्री बनता है तो वो बंगाली ही होगा। अब देखना होगा, सस्पेंस खत्म होने में ज़्यादा वक्त नहीं रह गया है। 4 बजे विधायक दल की बैठक है और उसके बाद ये सब सस्पेंस खत्म हो जाएगा। लेकिन इसके साथ सौरभ, जो एक महत्वपूर्ण खबर ये भी है कि शुभेंदु अधिकारी के पीए की जो हत्या जिस तरीके से हुई, उसमें अब क्या बड़ी लीड मिलती हुई नजर आ रही है? जांच कहां तक आगे पहुंची है? देखिए, कल एक बाइक रिकवर हुआ था, जो बाइक से इस खून की साजिश में जिस बाइक को इस्तेमाल किया गया था, कुल मिलाकर 2 बाइक को इस्तेमाल किया गया था। उसमें से एक बाइक कल ही रिकवर हो गया था, दूसरा जो बाइक है वो भी मिल गया है। और ये बाइक बारासात के 11 नंबर रेल स्टेशन के पास मिला है, रेल गेट के पास मिला है। ये बारासात का मतलब है मध्यम ग्राम, जहाँ पे यह घटना घटी है। मध्यम ग्राम से बारासात ज्यादा दूर नहीं है। मध्यम ग्राम से बारासात 10 मिनट का रास्ता है सड़कों पर, अगर आप जाएं तो उस इलाके में ये बाइक मिला है। तो जैसे रेल गेट के पास, 11 नंबर रेल गेट के पास इस बाइक मिला है, तो ये कहीं ना कहीं अटकलें लगाई जा रही है। तो फिर क्या रेल की ट्रेन के इस्तेमाल करके वो लोग भागे हैं, ये जो हमलावर थे? और दूसरी बात है, ये बाइक भी चोरी की है, ये दमदम से चुराया गया था। तो पहला बाइक जो था वो भी चोरी का था, ये बाइक भी चोरी का है। और जो गाड़ी, चंदना व्रत की गाड़ी को रोकने के लिए जो गाड़ी इस्तेमाल किया गया था, वो भी, उसका भी जो है वो भी OLX से खरीदा गया था। ये भी इंफॉर्मेशन अपडेट है, वो OLX से खरीदा गया था। और तीनों का चेसिस नंबर निकल गया है, ताकि किसी को पता ना चले। और जिस तरह से ये बाइक चोरी का मामला आ रहा है और दमदम में बाइक चोरी हुआ बाइक का रिपोर्ट मिल रहा है, तो ये माना जा रहा है कि इसमें जो लोकल जो मिसक्रिएंट्स हैं उनका इन्वॉल्वमेंट है। और 3 ऐसे मिसक्रिएंट्स को, आरोपी को गिरफ्तार भी किया गया है। भावना जी। सौरभ, इसके साथ मेरा एक और सवाल है, क्योंकि अब गतिविधियां तेज हो गई हैं और अगला 5 साल बीजेपी का मुख्यमंत्री रहने वाला है, बीजेपी की सरकार रहने वाली है। लेकिन इस बीच हमने देखा कि अगर पश्चिम बंगाल के इतिहास को देखा जाए, 2011 से लगातार ममता बनर्जी मुख्यमंत्री थी और इस बीच हमने कानून व्यवस्था को चरमराते हुए देखा। कई बार भ्रष्टाचार के ऐसे कई बड़े आरोप लगे, कई बड़े ऐसे घोटाले सामने आए। जब भाजपा की सरकार आएगी तो पश्चिम बंगाल में कोई ऐसा एक ब्लूप्रिंट भी होगा, उनके पास आगे का रोड मैप होगा, जिसके लिए पश्चिम बंगाल की कानून व्यवस्था को भी अब सुदृढ़ करना एक भाजपा की जिम्मेदारी है। देखिए, भाजपा सरकार की अगर आप कहें कि 5 अहम मुद्दे क्या होगा सरकार के आने के बाद, पहला मुद्दा ये है, पहला है विकास विकास की योजना, दूसरी महिलाओं की सुरक्षा की योजना, तीसरी कानूनी व्यवस्था की जंगल राज जो था उससे कानूनी व्यवस्था को निकाल कर ले आना, वो लक्ष्य है। और ये कानून व्यवस्था में ही घुसपैठिया का मुद्दा है, जो इलीगली यहाँ पे रह रहे हैं, वो सारी बातें हैं। और पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन का जो पॉलिटिसाइजेशन है वो भी है। शिक्षा में भी काफी सुधार लाने की बात है, तो वो भी एक मुद्दा है। और एक बात जो है वो है कि सरकारी कर्मचारी जो है उनके कुछ ऐसे वादे संकल्प पत्र में किए गए थे कि 40 दिनों के अंदर 7th पे कमीशन का गठन होगा, साथ ही साथ महिलाओं की सुरक्षा को लेकर एक जांच कमेटी बैठाया जाएगा। तो संकल्प पत्र में भी काफी जो लक्ष्य थे वो भी करने का वादा जो दिए थे, वो वादा सर जो कमिटमेंट थे वो कमिटमेंट पूरा करेंगे, ऐसा ही लगता है कि भाजपा की नई सरकार आने के बाद।
चलिए, पश्चिम बंगाल में आज का दिन बहुत ही व्यस्त रहने वाला है। तमाम गतिविधियां और अपडेट से हम आपको भी रूबरू कराते रहेंगे और सौरभ आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल बुलेटिन में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। तोड़ते कुटते गिरते नानी दादी का नाम याद आता है। हमको तो एक ही नाम याद आता है, एनडीए शाही पनीर मसाला। पनीर को क्या मस्त बना डाला। एनडीए का असली शाही पनीर मसाला, वो असली मसाले सच सच एनडीए। हर सपना किसी मजबूत नींव पर खड़ा होता है। हर पुल, हर इमारत, हर सफर भारत की प्रगति की डोर है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, जहां विज्ञान सपनों को आकाश देता है, वहां भी है सेल। सेल देश की सुरक्षा का अटूट कवच। जहां स्वास्थ्य और देखभाल की बात हो, वहां भी है सेल। हर घर, हर सपना, हर विजय देश के कण कण में छुपा है। सेल का भरोसा हर किसी की जिंदगी से जुड़ा हुआ है। सेल। मास्टर जी नमस्ते। 2 ड्रेसेस बनानी है, ठीक है? ऐसा कुछ, एक में पॉप स्लीव्स रखना है डोरी के साथ और दूसरी में ना सलवार पे मस्त साइड प्लीट्स कर देना। शर्ट को एकदम शॉर्ट लेंथ रखना क्रॉस प्रिंटेक्स के साथ और दुपट्टे पे ना स्कैलप्स से मस्त सी फैंसी लेस कर देना। लेकिन मास्टर जी 4 दिन में पार्टी है, बन जाएगी ना पक्का? हो जाएगा। कैसे? जस्ट लुकिंग लाइक अ वाओ। फैशन चेंजेस हमेशा, उषा हमेशा। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद। हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। असम विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन की शानदार जीत के बाद अब नई सरकार के गठन की तैयारी पूरी हो चुकी है। राज्य भाजपा अध्यक्ष दिलीप सेकिया ने गुवाहाटी में मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह 12 मई को आयोजित किया जाएगा। दिलीप सेकिया ने बताया कि इस भव्य समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करेंगे। उनके साथ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन और एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री भी शामिल होंगे। यह आयोजन असम की नई राजनीतिक पार्टी के आगाज का गवाह बनेगा। गौरतलब है कि सरकार गठन की प्रक्रिया को औपचारिक रूप देने के लिए भाजपा के केंद्रीय पर्यवेक्षक नेता जेपी नड्डा और उप पर्यवेक्षक नायब सिंह सैनी गुवाहाटी में 9 मई को पहुंचेंगे। फिर 10 मई को भाजपा और एनडीए विधायक दल की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की जाएगी, जिसमें आधिकारिक तौर पर विधायक दल के नेता का चुनाव होगा। वोट टेकिंग सेरेमनी 12 मई को होगा, 11 बजे होगा। मुख्य अतिथि के रूप में आदरणीय प्रधानमंत्री उपस्थित रहेंगे। साथ में हमारे आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी, एनडीए रूल स्टेट्स के मुख्यमंत्रीगण, उप मुख्यमंत्रीगण, कई सारे वरिष्ठ हमारे केंद्रीय मंत्रीगण, पार्टी के वरिष्ठ नेतृत्व और असम के अलग अलग क्षेत्र के जो प्रमुख हस्तियां हैं, सभी के उपस्थिति में खानापाड़ा फील्ड में शपथ ग्रहण অনুষ্ঠান आयोजित किया जाएगा। अब आपको ले चलते हैं दक्षिण भारत। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के बाद राज्य की राजनीति बेहद रोमांचक और अनिश्चित दौर में पहुंच गई है। तमिलनाडु में तमिलका वेत्री कशगम यानी कि टीवीके के नव निर्वाचित विधायक चेन्नई स्थित पार्टी मुख्यालय पहुंच रहे हैं। सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है और पार्टी प्रमुख विजय सरकार बनाने की कोशिशों में जुटे हुए हैं। विजय ने लगातार 2 दिनों तक राज्यपाल से मुलाकात कर सरकार बनाने का दावा पेश किया और बहुमत साबित करने का मौका देने की मांग की। हालांकि राज्यपाल ने उनसे पहले विधानसभा में बहुमत का समर्थन दिखाने को कहा है। इससे राज्य में राजनीतिक अनिश्चितता और बढ़ गई है। टीवीके ने चेन्नई में नवनिर्वाचित विधायकों की बैठक कर सरकार गठन पर चर्चा की। पार्टी महासचिव एन आनंद ने विधायकों से धैर्य रखने को कहा। टीवीके ने 108 सीटें जीती और बहुमत के लिए उसे अभी भी
10 और विधायकों की समर्थन की जरूरत है। इस बीच देर रात डीएमके और एआईएडीएमके के बीच संभावित समझौतों की खबरों ने राजनीतिक माहौल को और गर्मा दिया है। अटकलें लगाई गई हैं कि एआईएडीएमके एडप्पाडी के पलानीस्वामी के नेतृत्व में सरकार बनाने की कोशिश कर सकती है, जबकि डीएमके बाहर से समर्थन दे सकती है। हालांकि डीएमके ने तुरंत इन खबरों का खंडन कर दिया, लेकिन एआईएडीएमके की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आने से चर्चाएं जारी हैं। राजनीतिक हलचल के बीच डीएमके प्रमुख एमके स्टालिन ने पार्टी विधायकों को 10 मई तक चेन्नई में ही रहने का निर्देश दिया है। उन्होंने विधायकों से कहा है कि पार्टी जिम्मेदार विपक्ष की भूमिका निभाना चाहती है, लेकिन परिस्थितियों के अनुसार पार्टी हित में बड़े फैसले भी लिए जा सकते हैं। स्टालिन का यह कदम साफ संकेत देता है कि डीएमके हर संभावित राजनीतिक परिस्थिति के लिए तैयार रहना चाहती है। वहीं विजय के सामने सबसे बड़ी चुनौती बहुमत जुटाने की है। त्रिशंकु विधानसभा की स्थिति में तमिलनाडु में आने वाले दिन बेहद अहम माने जा रहे हैं, क्योंकि यह तय करेंगे कि राज्य में अगली सरकार किसकी बनेगी और वह कितनी स्थिर होगी। तमिलनाडु में नई सरकार के गठन को लेकर जारी राजनीतिक गतिरोध के बीच विपक्षी दल एआईएडीएमके ने टीवीके के समर्थन के सरकार बनाने के दावों पर कड़ा प्रहार किया है। एआईएडीएमके के राष्ट्रीय प्रवक्ता कोवई सत्यन ने टीवीके के बहुमत के दावों पर सवाल उठाते हुए कहा कि जब पार्टी खुद स्वीकार कर रही है कि उनके पास केवल 108 सीटें हैं और 5 अन्य का समर्थन है, तो राज्यपाल द्वारा शेष सीटों का प्रमाण मांगना पूरी तरह संवैधानिक है। इसके साथ ही कोवई ने टीवीके और कांग्रेस के गठबंधन पर तंज कसते हुए कहा कि बहुमत के लिए आवश्यक 118 के जादुई आंकड़े तक पहुंचने में कांग्रेस की 5 सीटें भी नाकाफी साबित होंगी। Which gave a confession statement that we are the single largest party with 108 and we have got the support of another 5 more. So it's quite natural for the governor to ask where are the other 5. TVK which gave a confession stating that we have only 113 as majority or support. So the governor is duty bound to ask where are the remaining 5. Get your remaining 5 and come back. Congress adding 5 is not going to save. What Congress has done is he has put a hole on a ship, sailing ship, and it is he is letting the ship to sink faster. इस बीच तमिलनाडु में आईयूएमएल के प्रमुख केएम कादर मोहिउद्दीन ने कहा कि टीवीके ने उनसे गठबंधन के लिए संपर्क किया है, लेकिन आईयूएमएल ने अभी कोई फैसला नहीं किया है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि उनका फैसला एमके स्टालिन पर निर्भर करेगा और स्टालिन जो कहेंगे वो उन्हें मंजूर होगा। आईयूएमएल ने 2 सीटें जीती हैं। TVK people came to us. No, everybody has come to us, and we have not decided this matter. The decision should be made by Stalin. Stalin, what he decides is accepted to us. Whatever he decides is accepted. और इस समय हमारे संवाददाता निशांत राय हमारे साथ जुड़ गए हैं ग्राउंड जीरो से। आइए उनका रुख करेंगे। निशांत, अगर बात करें तमिलनाडु की राजनीति की, तो कभी इस तरीके से सोचा नहीं था कि विजय को जब इतना बड़ा बहुमत मिल जाएगा, लेकिन कुछ नंबर से जो सियासत है वो गर्मा जाएगी और किसी भी दल को बहुमत नहीं हासिल हो पाएगा, जिसकी वजह से सरकार बनाने के जो प्रयास हैं वो लगातार जारी हैं। पल पल मीटिंग्स हो रही हैं, फिर चाहे वो डीएमके के सूबे में हो, एआईएडीएमके के सूबे में हो या टीवीके में हो। टीवीके के नवनिर्वाचित विधायकों की फिर से बैठक हो रही है। क्या कुछ रणनीति बनती हुई नजर आ रही है? देखिए, अभी मैं आपको चेन्नई के हालात बताऊं तो चेन्नई में हर राजनीतिक दल बैठक कर रहा है। सीपीआई बैठक कर रहा है, सीपीआईएम बैठक कर रहा है, टीवीके बैठक कर रही है। और बात करें एआईएडीएमके के तमाम विधायक पुदुचेरी के एक रिजॉर्ट में रुके हुए हैं। वहीं डीएमके ने अपने विधायकों को 10 तारीख तक चेन्नई में रुकने को कहा है। तो आप समझ सकते हैं कि जिस तरीके की राजनीतिक परिस्थितियां बनी हैं, हर राजनीतिक दल अपनी रणनीति तैयार कर रहा है। अगर सीपीआई और सीपीआईएम की बात करें तो ये तय कर रहे हैं कि न टीवीके के साथ जाना है या पुराना गठबंधन जो डीएमके के साथ है उसको कैरी ऑन करना है। वहीं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लीग उसने साफ तौर पर कहा है कि वो जो है वो टीवीके को समर्थन दे सकती है, लेकिन वो भी इस पर विचार कर रही है। तो ये मुस्लिम लीग समेत तमाम ये छोटे दल अगर आज शाम तक अपना इरादा बता देते हैं कि आखिर उन्हें करना क्या है, क्या वो टीवीके के साथ जा रहे हैं, क्योंकि अगर टीवीके की बात करें 108 है, विजय 2 सीटों पर जीते, 107 होता है, 5 कांग्रेस का समर्थन
समर्थन 112 होता है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया अगर 2 सीटों का समर्थन दे 114 होगा, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट समर्थन दे 216 होगा और मुस्लिम लीग समर्थन दे 218 हो सकता है। तो विजय को एक बड़ी उम्मीद है कि इन राजनीतिक दलों के द्वारा जो है विजय को समर्थन दिया जाए, जिसके चलते ये तमाम राजनीतिक दल, चूंकि मुस्लिम लीग ने कहा जो स्टालिन कहेंगे वो होगा, लेकिन राजनीति में कहा कुछ जाता है, पर्दे के पीछे कुछ सच्चाई होती है। सीधे तौर पर ये छोटे दल बार्गेनिंग कर रहे हैं विजय के साथ कि उनको आखिर क्या मिलेगा, कौन सा मंत्रालय मिलेगा, क्या पोर्टफोलियो मिलेगा और विजय किस तरीके से सरकार चलाएंगे, विजय की सरकार के एजेंडे में क्या होगा, उनका जो एजेंडा है वो सरकार में कितना प्रभावी रहेगा। इन तमाम बातों को लेकर हम कह सकते हैं पूरी तरीके से फिलहाल चर्चा चल रही है और टीवीके के जो विधायक हैं उनको एकजुट रखने का प्रयास किया जा रहा है और कहा जा सकता है कि तमिलनाडु फिलहाल जिन परिस्थितियों से गुजर रहा है कभी भी कुछ भी हो सकता है, जिसके चलते सभी राजनीतिक दलों ने अपने विधायकों पर अपनी पकड़ बनाई हुई है ताकि जो भी भविष्य में घटना घटित हो उसके लिए पूरी तरीके से तैयार रहें। बिल्कुल, बड़ा गेम यहाँ चल रहा है। क्या पलटेगा ये गेम, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा क्योंकि यहाँ की सियासत बहुत रोमांचक इस समय मोड़ पर है। आज टीवीके को समर्थन देने के मामले में वाम दलों और वीसीके का भी फैसला आना है। क्या कुछ लग रहा है कि यहाँ कुछ बात बनती हुई नजर आ रही है? देखिए, यही सबसे बड़ा सवाल है कि वाम दल क्या स्टालिन के साथ ही आगे जाएंगे या फिर वाम दल टीवीके को समर्थन देंगे। और जो कहा जाता है राजनीति में उसके उलट होता है। वाम दल अपनी किस तरीके से संगठन को बढ़ाएंगे, अपने एजेंडे को किस तरीके से टीवीके की सरकार में लागू करा पाएंगे या स्टालिन के साथ रहकर विपक्ष में वो अपना काम करेंगे, या फिर एक जो नया समीकरण बन रहा है कि एआईडीएमके को डीएमके समर्थन देगी, हो सकता है डीएमके गठबंधन में साथ जाए। तमाम तरह के सवाल हैं जिनके जवाब अभी थोड़ा मिलना मुश्किल है और हमें शाम तक इंतजार करना होगा कि आखिर कौन तमिलनाडु में सरकार बना रहा है। और गवर्नर का स्पष्ट है कि जिसको भी सरकार बनानी है 118 विधायकों के सिग्नेचर के साथ आए और हम उनको शपथ दिलाएंगे। इसी के चलते चूंकि जिस तरीके की तमिलनाडु में संभावना है, कोई भी स्टेबल सरकार नहीं दिखती है, इसलिए गवर्नर को ऐसा निर्णय करना पड़ा है। निशांत, यहाँ बड़ा दिलचस्प बात आपने कही कि 118 का जो जादुई आंकड़ा है वो जिसको मिल जाएगा वो बाजी मार जाएगा। अब जब बाजी मार भी जाएगा तो उसके बाद वो सरकार कितनी स्थिर रहेगी, ये भी एक बड़ा सवाल है। अब आईयूएमएल जरूर सामने आ रहा है जिस तरीके से आपने कहा, और आईयूएमएल ने टीवीके को समर्थन करने की बात भी कही है, लेकिन आईयूएमएल भी यहाँ साफ तौर पर मुखर होता हुआ नजर नहीं आ रहा। अभी तक वहां से भी कोई फैसला नहीं आया। ऐसे में टीवीके के लिए असमंजस की स्थिति अभी भी बनी हुई है। देखिए, अगर टीवीके के लिए असमंजस की स्थिति नहीं होती तो टीवीके अभी तक सरकार बनाने का दावा कर चुकी होती, 118 विधायकों का सिग्नेचर दे चुकी होती, लेकिन ना तो वाम दलों की ओर से, ना वीसीके की ओर से, ना मुस्लिम लीग की ओर से टीवीके को अभी तक कोई समर्थन पत्र प्राप्त नहीं हुआ है। और जब तक ये समर्थन पत्र प्राप्त नहीं होगा, टीवीके पूरी तरीके से मजबूती के साथ सरकार बनाने का दावा पेश नहीं कर पाएगी। कल जो मुलाकात हुई थी टीवीके प्रमुख की राज्यपाल से, तो उन्होंने सीधे तौर पर 112 विधायकों के सिग्नेचर दिए थे, जिसके बाद राज्यपाल ने कहा था कि आप 118 लाते हैं तो अब आपको निशांत, हम आपको रोकना चाहेंगे, लेकिन कोलकाता से सीधी तस्वीरें आ रही है, वहां वो अपने दर्शकों तक पहुंचानी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस समय कोलकाता में और आज पश्चिम बंगाल के लिए बड़ा दिन है और केंद्रीय गृह मंत्री क्योंकि कोलकाता पहुंचे हैं तो दक्षिणेश्वर मंदिर वहां पहुंचे पूजा अर्चना करने के लिए। उसके बाद विधायक दल की बैठक होने वाली है शाम 4 बजे, तो ऐसे में पूजा अर्चना के साथ इस शुभ दिन की शुरुआत की जा रही है और इस मंगल समय की शुरुआत की जा रही है जो पश्चिम बंगाल में भाजपा के कार्यकाल से शुरू होने जा रहा है। 9 मई का वो दिन निर्धारित किया गया है जब भाजपा का पहला मुख्यमंत्री पश्चिम बंगाल में शपथ ग्रहण करेगा। ऐसे में अमित शाह जो है इस समय दक्षिणेश्वर मंदिर पहुंच चुके हैं, वो तस्वीरें भी आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन हम लगातार चेन्नई में निशांत से बात कर रहे हैं। लेकिन निशांत, जहां जिस तरीके से आप बात कर रहे थे कि आगे जो रणनीति बन रही है, अगर वो आईयूएमएल की बात करें या दूसरे दल की बात करें, यहाँ एआईएडीएमके की रणनीति को भी समझना बड़ा ज़रूरी है क्योंकि वो भी अपनी सियासत के साथ आगे बढ़ रही है, वहां पर भी कहीं ना कहीं मंथन चल रहा है। तो एआईएडीएमके की सोच इस समय क्या दर्शा रही है?
देखिए, एआईडीएमके को अगर ये कॉन्फिडेंस है कि वो सरकार बना सकते हैं तो इसके पीछे कोई ना कोई बड़ी वजह है। और डीएमके ने भी सीधे तौर पर मना नहीं किया है। उसने कहा है कि वो राजनीतिक परिस्थितियों के लिए तैयार है, अपोजिशन में रहेगी, लेकिन जिस तरीके की राजनीतिक परिस्थितियां उसके लिए तैयार है। तो कहीं ना कहीं एआईएडीएमके के कॉन्फिडेंस के पीछे एक बड़ी वजह ये मानी जा सकती है, और जिसके चलते उन्होंने अपने विधायकों को फिलहाल एक रिजॉर्ट पर रखा हुआ है और तमाम छोटे दलों से वो भी बातचीत कर रहा है। एआईएडीएमके और डीएमके के अगर सीटों को जोड़ा जाए तो 106 बनती हैं, और फिर उसके बाद इनके गठबंधन के सहयोगी इनके कितने साथ खड़े होते हैं ये देखना दिलचस्प होगा। विजय 107 सीटों पर है, लेकिन उनके साथ छोटे दल जो हैं उन्होंने अभी तक पूरी तरीके से आने से ना तो मना किया है और ना ही हाँ किया है। केवल विजय के पास कांग्रेस का समर्थन प्राप्त है। तो समीकरण जो है पल दर पल यहाँ पर अपडेट हो रहे हैं, और उम्मीद है कि आज शाम 4 बजे तक ये तस्वीर पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगी कि तमिलनाडु में आखिर किसकी सरकार बन रही है या सरकार बनने की स्थिति में नहीं है। निशांत, तमाम जानकारियों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। आगे बढ़ते हैं, केरलम की राजनीति पर आ जाते हैं। केरलम में चुनावी नतीजे आने के बाद नई सरकार के गठन और मुख्यमंत्री के चयन को लेकर राजनीतिक सरगर्मी काफी तेज हो गई है। राज्य की कमान किसके हाथ में होगी, इसे लेकर कांग्रेस आला कमान पूरी तरह से सतर्क नजर आ रहा है। वहीं मुख्यमंत्री पद को लेकर केसी वेणुगोपाल और वीडी सतीशन के समर्थकों के बीच पोस्टर वॉर अब राज्य की सड़कों पर खुलकर सामने आ गया है। तिरुवनंतपुरम और कोट्टायम जैसे शहरों में दोनों नेताओं के समर्थन में बड़े बड़े पोस्टर और फ्लेक्स बोर्ड लगाए गए हैं। मुख्यमंत्री पद की दौड़ मुख्य रूप से वीडी सतीशन और केसी वेणुगोपाल के बीच मानी जा रही है। सतीशन समर्थकों का दावा है कि उन्हें कम से कम 35 विधायकों का समर्थन प्राप्त है, जबकि चेनिथला खेमे का कहना है कि वरिष्ठता और प्रशासनिक अनुभव के आधार पर उन्हें मौका मिलना चाहिए। वहीं वेणुगोपाल समर्थकों का दावा है कि अधिकांश विधायक उनके पक्ष में हैं। इसी बीच वीडी सतीशन के समर्थकों ने उन्हें अगला मुख्यमंत्री बताकर बैनर, कटआउट और पोस्टर लगाए हैं। कोझिकोड, एर्नाकुलम, कोट्टायम और इडुक्की जिलों में सतीशन के समर्थकों में रैलियों और प्रदर्शन भी देखने को मिले हैं। आपको बता दें कि अंतिम फैसला पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट के बाद दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी और जरूरत पड़ने पर सोनिया गांधी के साथ चर्चा के बाद लिया जाएगा। उल्लेखनीय है कि कांग्रेस नेतृत्व वाली यूडीएफ ने केरल विधानसभा चुनाव में 140 में से 102 सीटें जीतकर स्पष्ट बहुमत हासिल किया है। कांग्रेस आलाकमान द्वारा नियुक्त एआईसीसी पर्यवेक्षक मुकुल वासनिक और अजय माकन ने कल तिरुवनंतपुरम में कांग्रेस विधायकों के साथ साथ यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट यानी कि यूडीएफ के सहयोगी दलों के नेताओं से भी विस्तृत चर्चा की है। माना जा रहा है कि सहयोगी दलों की राय मुख्यमंत्री चयन में अहम भूमिका निभा सकती है। इंदिरा भवन स्थित केरल प्रदेश कांग्रेस कमेटी मुख्यालय में पर्यवेक्षकों ने कांग्रेस के सभी 63 विधायकों से अलग अलग मुलाकात की। सूत्रों के अनुसार प्रत्येक विधायक से गोपनीय रूप से पूछा गया कि मुख्यमंत्री पद के लिए उनकी पसंद कौन है। साथ ही यूडीएफ के प्रमुख सहयोगी दलों से भी नेतृत्व के मुद्दे पर उनकी राय और चिंताओं को जाना गया। विशेष रूप से इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग यानी कि IUML ने पहले ही यह स्पष्ट कर दिया था कि मुख्यमंत्री चयन से पहले सहयोगी दलों की राय को महत्व दिया जाना चाहिए। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि कांग्रेस नेतृत्व यूडीएफ के भीतर सहमति बनाकर ही अंतिम फैसला लेना चाहता है। तमिलनाडु में सरकार बनाने के लिए चल रही रस्साकसी के बीच एआईएडीएमके सांसद एम थंबीदुरई ने कहा कि जनता की भावना है कि एआईएडीएमके को सत्ता में वापस आना चाहिए। उन्होंने कहा कि भगवान की दया से उचित समय में ऐसा हो सकता है। Now so many discussions are going on. That is, I cannot say anything now. Only I can say there is the public sentiment is there that ADMK has to come to the power. That is the voters at the time whenever my party leader Edappadi visited, lot of emotion and everything public showed. That we are expecting that may happen due course of time with God's grace. भारत और सूरीनाम के रिश्तों को नई दिशा देने का संदेश। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने सूरीनाम की राजधानी पारमारिबो में आयोजित कार्यक्रम में पार्टनरशिप फॉर प्रोग्रेस थीम पर संबोधन दिया। उन्होंने कहा कि दुनिया भले ही
चुनौतीपूर्ण दौर से गुजर रही हो, लेकिन प्रगति का रास्ता मजबूत साझेदारी से ही निकलता है। डॉक्टर जयशंकर ने भरोसेमंद साझेदार की विशेषताओं का जिक्र करते हुए कहा कि राष्ट्रीय हित और वैश्विक कल्याण के बीच संतुलन जरूरी है। विदेश मंत्री ने वैश्विक राजनीति में भारत की भूमिका को रेखांकित करते हुए विकास, साझेदारी, वैश्विक कार्यबल, संकट के समय पहले मददगार देश की छवि और नए पहलों पर उल्लेख किया। जयशंकर ने कहा कि भारत सूरीनाम की विकास यात्रा में मजबूत भागीदार बनेगा और दोनों देश मिलकर रिश्तों का नया अध्याय लिखेंगे। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने संयुक्त अरब अमीरात के दौरे पर वे हैं और इस दौरान विदेश सचिव ने यूएई की अंतर्राष्ट्रीय सहयोग राज्य मंत्री रीम अल हाशिमी से मुलाकात की। दोनों पक्षों ने भारत यूएई व्यापक रणनीतिक साझेदारी की समीक्षा की और सहयोग के नए क्षेत्रों पर चर्चा की। बैठक में क्षेत्रीय हालात और आपसी हित के वैश्विक मुद्दों पर भी विचार विमर्श हुआ। इसके साथ ही बैठक में क्षेत्रीय स्थिति और आपसी हित के वैश्विक मुद्दों पर भी चर्चा हुई। और आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस समय कोलकाता के दौरे पर हैं और कोलकाता में उन्होंने दक्षिणेश्वर मंदिर के दर्शन किए हैं। आइए आपको वो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं जहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह दक्षिणेश्वर मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने पूजा अर्चना की। और आज का दिन पश्चिम बंगाल की राजनीति के लिए बेहद ही अहम है क्योंकि नवनिर्वाचित विधायकों के साथ उनकी बैठक है और आज 4 बजे के करीब चुना जाएगा भाजपा विधायक दल का नेता, जिसके बाद मुख्यमंत्री पद की शपथ कौन लेगा, पश्चिम बंगाल में भाजपा का पहला मुख्यमंत्री कौन होगा, इस पर से सस्पेंस हट जाएगा। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का ये कोलकाता दौरा बेहद ही खास और अहम। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने किसानों के जीवन स्तर में सुधार, वैश्विक कृषि क्षेत्र में भारत की स्थिति मजबूत करने और अफ्रीकी देशों के साथ कृषि सहयोग बढ़ाने को लेकर कई अहम बैठकें की है। पीयूष गोयल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जानकारी देते हुए बताया कि इंडियन चेंबर ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर यानी कि ICFA के चेयरमैन डॉक्टर MJ खान के साथ बैठक में किसानों के कल्याण, वैश्विक कृषि बाजार में भारत की भागीदारी बढ़ाने और दीर्घकालिक खाद्य सुरक्षा के लिए नए सहयोगी रास्तों पर चर्चा हुई है। इसके अलावा उन्होंने भारतीय कृषि और मत्स्य उत्पादों को वैश्विक बाजारों में सैनिटरी और फाइटोसैनिटरी SPS मंजूरी दिलाने के लिए रोड मैप तैयार करने को लेकर भी अलग बैठक की अध्यक्षता की। इस पहल का उद्देश्य कृषि और मत्स्य निर्यात को बढ़ावा देना, किसानों और मछुआरों की आय में वृद्धि करना, साथ ही फूड प्रोसेसिंग उद्योग को मजबूत बनाना है। एक और छोटा सा ब्रेक यहां ले रहे हैं, जल्द हाजिर होते हैं। खाने में मेरी क्वीन के लिए क्या है? किंग मटर पनीर, किंग बैगन भरता, किंग वेज पुलाव, किंग पालक पनीर कोफ्ता। ये सब किंग क्यों? क्योंकि ये सब बना है MDH किचन किंग से आपका बॉस। MDH किचन किंग, असली किचन किंग। MDH। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। मास्टर जी नमस्ते, 2 ड्रेसेस बनानी है, ठीक है? ऐसा कुछ, एक में पॉप स्लीव्स रखना है डोरी के साथ और दूसरी में ना सलवार पे मस्त साइड प्लीट्स कर देना। शर्ट को एकदम शॉर्ट लेंथ रखना क्रॉस प्रिंटेक्स के साथ और दुपट्टे पे ना स्कैलप्स से मस्त सी फैंसी लेस कर देना। लेकिन मास्टर जी 4 दिन में पार्टी है, बन जाएगी ना पक्का? हो जाएगा। कैसे? Just looking like a wow. फैशन चेंजेस हमेशा, उषा हमेशा। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मणिपुर के सेनापति जिले में असम राइफल्स ने एक सुनियोजित अभियान के दौरान हथियारों और गोला बारूद का एक बड़ा जखीरा बरामद किया है। 16 असम राइफल्स को असम राइफल्स फॉर्मेशन इंटेलिजेंस यूनिट और 3 काउंटर इंटेलिजेंस ब्यूरो से विश्वसनीय खुफिया जानकारी मिली थी, जिसके बाद सेनापति के मारनमेई पहाड़ी क्षेत्र में यह अभियान चलाया गया। इस अभियान के दौरान बरामद हथियारों में AK-47 राइफल, MP5 राइफल,
.303 राइफल, .22 राइफलें, स्थानीय रूप से निर्मित बोल्ट एक्शन राइफलें, .32 और .22 पिस्तौलों और एक स्थानीय शॉटगन शामिल है। इसके अलावा बड़ी मात्रा में विभिन्न बोर के जिंदा कारतूस और खाली खोल भी बरामद किए गए हैं। सुरक्षा बलों का कहना है कि यह कार्रवाई क्षेत्र में गैर कानूनी गतिविधियों पर अंकुश लगाने और सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने में महत्वपूर्ण साबित होगी। टीसीएस मामले में नासिक पुलिस ने मुख्य आरोपियों में से एक निदा खान को छत्रपति संभाजी नगर से हिरासत में ले लिया है। निदा पर कथित यौन उत्पीड़न और धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के आरोप में मामला दर्ज है। इस सप्ताह की शुरुआत में एक स्थानीय अदालत ने निदा खान की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी। इससे पहले 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर पुलिस हिरासत में भेजा गया था। सफी शेख और रजा मेमन इस मामले में 2 मुख्य आरोपी हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने टीसीएस सुविधा केंद्र में हुई घटना को बेहद गंभीर मामला बताया और कहा कि सरकार मामले की जांच कर रही है। मामले में कथित धर्मांतरण और यौन उत्पीड़न की जांच के लिए 4 सदस्यीय तथ्य खोज समिति का गठन भी किया गया है। ईरान और अमेरिका के बीच तनाव एक बार फिर खतरनाक मोड़ पर पहुंच गया है। युद्ध विराम के बाद भी दोनों देशों के बीच सबसे गंभीर सैन्य टकराव देखने को मिल रहा है। ईरान ने दावा किया है कि अमेरिका ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में प्रवेश कर रहे 2 जहाज़ों को निशाना बनाया और ईरानी क्षेत्र में हवाई हमले किए। जवाब में ईरान ने हॉर्मूज स्ट्रेट के पूर्वी हिस्से और चाबहार बंदरगाह के दक्षिण में मौजूद अमेरिकी सैन्य जहाज़ों पर मिसाइल, ड्रोन और छोटी नौकाओं से हमला किया। ईरान ने दावा किया कि अमेरिकी जहाज़ों को भारी नुकसान पहुंचा है। हालांकि अमेरिकी सेटकॉम ने किसी भी नुकसान से इनकार किया है। अमेरिका का कहना है कि उसने जवाबी कार्रवाई में ईरान के मिसाइल और ड्रोन ठिकानों को निशाना बनाया। यह घटनाक्रम ऐसे समय में हुआ है जब वॉशिंगटन ईरान के जवाब का इंतजार कर रहा था, जिसमें युद्ध रोकने का प्रस्ताव तो था, लेकिन परमाणु कार्यक्रम जैसे बड़े मुद्दे अभी भी अनसुलझे हैं। संयुक्त अरब अमीरात यूएई ने आज दावा किया है कि उसकी एयर डिफेंस प्रणाली ने ईरान से आए मिसाइल और ड्रोन हमलों को सफलतापूर्वक इंटरसेप्ट किया। यूएई रक्षा मंत्रालय के अनुसार देश के विभिन्न हिस्सों में इंटरसेप्शन की आवाजें सुनाई दी गई। यह घटनाक्रम ऐसे समय में सामने आया है जब अमेरिका और ईरान के बीच हालिया सैन्य तनाव के क्षेत्र में पहले से लागू नाजुक युद्ध विराम को और कमजोर कर दिया गया है। मंत्रालय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जारी बयान में कहा है कि सुरक्षा एजेंसियां स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए हैं और देश की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। 8 जून 1936 को आकाशवाणी के 90 साल पूरे हुए। 90 साल पूरे होने के खास मौके पर एक मैराथन का आयोजन किया गया। 3.5 किलोमीटर लंबी मैराथन की शुरुआत दिल्ली के आकाशवाणी भवन से हुई। यह दौड़ कृषि भवन, रेल भवन और भारतीय रिजर्व बैंक बिल्डिंग से होते हुए आकाशवाणी के रंग भवन पर संपन्न हुई। इस दौड़ में आकाशवाणी, दूरदर्शन और प्रसार भारती के कर्मचारी और उनके परिवारजनों ने हिस्सा लिया। मैराथन के खास मौके पर सीईओ प्रसार भारती, सदस्य प्रसार भारती, आकाशवाणी के महानिदेशक ने भी हिस्सा लेकर फिट इंडिया अभियान का संदेश दिया। देखते हैं ये खास रिपोर्ट। आकाशवाणी ने भारत के सांस्कृतिक, सामाजिक और सूचनात्मक परिदृश्य में 90 गौरवशाली वर्ष पूरे किए। 8 जून 1936 को भारतीय राज्य प्रसारण सेवा का नाम बदलकर अखिल भारतीय रेडियो यानी AIR किया गया था, जो आज भी अपनी सुरीली और विश्वसनीय आवाज के साथ करोड़ों दिलों की धड़कन बना हुआ है। 90वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में 2026 में विशेष रूप से आकाशवाणी वॉकथॉन 2026 और विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। आयोजन के इस खास मौके पर देश के 232 स्टेशनों पर वॉकथॉन का आयोजन किया गया, जिसमें प्रसार भारती और आकाशवाणी के अधिकारी, कर्मचारी और उनके परिवारजनों ने खूब दौड़ लगाई। इस मौके पर प्रसार भारती के सीईओ गौरव द्विवेदी ने कर्मचारियों को फिट रहने का संदेश भी दिया। 90 साल से आकाशवाणी भारत की धड़कन, भारत की आवाज रही है और इस साल 90 वर्ष पूरे करने के उपलक्ष्य में विभिन्न कार्यक्रम आकाशवाणी में आयोजित किए जा रहे हैं। हमारे पूरे देश में जितने भी स्टेशंस हैं, जो देश में फिटनेस की एक मूवमेंट माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर आरंभ हुई है, उसका संदेश भी लोगों तक ले जाने के लिए ये उस कड़ी में एक कदम था कि आकाशवाणी से जैसे आपका लगाव पिछले 9 दशकों से बना हुआ है,
आने वाले समय में भी वैसे ही बना रहे। आकाशवाणी आज भी देश के सबसे विश्वसनीय प्रसारण माध्यमों में से एक है, जो देश के 91.80% क्षेत्रफल और 99.14% आबादी को कवर करती है। आकाशवाणी के जरिए 24 भाषाओं और 146 बोलियों में समाचार, संगीत और जन सेवा कार्यक्रम प्रसारित करता है। इस दौड़ के माध्यम से आकाशवाणी अपने गौरवशाली इतिहास को याद करने के साथ साथ फिटनेस, एकता और जनसंपर्क के संदेश को भी बढ़ावा दिया। माननीय प्रधानमंत्री का स्वस्थ भारत स्वच्छ भारत का एक अभियान है और ये खेलो इंडिया के अंतर्गत आता है। पिछले एक दशक में हम लोगों ने देखा है कि खेल के प्रति जागरूकता और अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए सुबह सुबह जो कार्यक्रम करना है, इसमें काफ़ी जागरूकता आई है। ब्रॉडकास्टर होने के नाते जब इस तरह का कार्यक्रम हम करते हैं तो इसका संदेश दूर दूर तक, सुदूर प्रदेश तक पहुंचता है और ये एक बहुत बड़ा उदाहरण होगा। देश भर में जो हमारे 232 केंद्र हैं, मुख्य केंद्र हैं, उन पर ये आयोजन इस महीने आयोजित होगा और ये उत्सव है। हम देश की सेवा में जो आकाशवाणी का योगदान रहा है, उस योगदान को हम इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। बदलते दौर में भी ट्रांजिस्टर से लेकर आज के डिजिटल एप्स तक आकाशवाणी ने खुद को समय के साथ बदला है और निरंतर आम जन की आवाज बनी हुई है। धीरज कुमार की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए जुड़े रहिए डीडी न्यूज के साथ। दीजिए अनुमति। नमस्कार।